हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है एक्सप्लेन फिजिक्स। और मैं सोम सिंह लेके आ गया हूं यहां पर वेक्टर की सेकंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसको शेयर करें, हर बच्चे तक अपने चैनल को पहुंचाएं। ठीक है बेटा, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर की सेकंड वीडियो। और वेक्टर की सेकंड वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में कि वेक्टर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम सबसे पहले जो वेक्टर पढ़ने वाले हैं वो है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है बेटा? कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो। अगर आपको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ये सब समझ में नहीं आता है तो आपको वेक्टर की जो इससे पहली वाली वीडियो है जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया है वो देखनी पड़ेगी। आप वो वीडियो देखोगे तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में अच्छे से आएगी। तो इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड कैसा हो, सेम, और जिनकी डायरेक्शन भी कैसी हो, सेम। जैसे बेटा मैंने क्या किया कि मैंने यहां पर एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया ए वेक्टर और मैंने एक दूसरा वेक्टर रिप्रेजेंट किया ये बी वेक्टर। अब देखो जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ए वेक्टर की और बी वेक्टर की लेंथ कैसी है, सेम। अगर लेंथ सेम है इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम। और ये दोनों देखो, ए वेक्टर भी इस तरफ जा रहा है और बी वेक्टर भी इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब इनकी डायरेक्शन भी कैसी है, सेम। तो इस कंडीशन में मैं कह सकता हूं कि जो ए वेक्टर है वो बराबर है किसके, बी वेक्टर के। मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर इसी वेक्टर में मैं इस बी वेक्टर की जो लेंथ है, अगर सेम वेक्टर में मैं यहां बना देता हूं उसको, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब देखो दोनों की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, अलग अलग। मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में जो ए वेक्टर है वो भी बी वेक्टर के बराबर नहीं होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और देख लेते हैं अपन कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, सपोज करो ये ए वेक्टर और ये है 5 न्यूटन, एक कोई फोर्स है 5 न्यूटन फोर्स है किस तरफ, ईस्ट की तरफ। एक दूसरा है बी वेक्टर और ये भी बेटा फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन, और ये भी किस तरफ है, ईस्ट की तरफ। तो इसमें देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, और दोनों की डायरेक्शन भी कैसी है, सेम। तो इस कंडीशन में ए वेक्टर बराबर होगा किसके, बी वेक्टर के। बात में आ रही है। लेकिन अगर यहीं पर इसी केस में अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दूं और मैं इसके मैग्नीट्यूड को 5 न्यूटन की जगह कर दूं 10 न्यूटन, तो हमें दिखाई दे रहा है कि भाई दोनों की डायरेक्शन तो सेम है पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो इस कंडीशन में भी ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर नहीं होगा। एक और देख लेते हैं अपन। ठीक है, एक केस अपन और समझ लेते हैं इसमें कि अगर कोई ये वेक्टर है पी वेक्टर और सेम ये ले लेते हैं कि ये 5 न्यूटन है किस तरफ, ईस्ट की तरफ, और ये कोई क्यू वेक्टर है ये 5 न्यूटन है वेस्ट की तरफ। तो यहां पे भी देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो कैसा है, सेम, लेने की दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग। तो इस केस में भी पी वेक्टर क्यू वेक्टर के बराबर नहीं होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन नहीं है। एक एग्जांपल और देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई ए वेक्टर है और ये है 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ और कोई बी वेक्टर है ये है 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ, तो इस कंडीशन में भी ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर नहीं है क्योंकि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है लेकिन दोनों की यूनिट कैसी है, अलग अलग। तो मतलब यूनिट भी सेम होनी चाहिए। अगर इनकी यूनिट सेम होती तो हम कह सकते थे कि ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है, लेकिन अभी ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर नहीं है। ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है बेटा, अगला देखो। अगला जो है वो है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं? नेगेटिव वेक्टर उन वेक्टर्स को कहा जाता है जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन हो। इसको अपन अपोजिट डायरेक्शन भी बोल सकते हैं।
अपोजिट डायरेक्शन हो, इसलिए इन वेक्टर्स को अपोजिट वेक्टर्स भी कहा जाता है, और नेगेटिव वेक्टर्स तो ये होते ही हैं। इसको समझो, देखो सेम एग्जांपल समझाता हूं कि ये कोई वेक्टर है ए और ये कोई वेक्टर है बी। अब देखो मैंने देखा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की लेंथ सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग। तो इसका मतलब लेंथ सेम है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग। तो मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो कि दोनों कैसे हैं, अपोजिट वेक्टर हैं, ए और बी वेक्टर कैसे हैं, अपोजिट वेक्टर हैं। लेकिन अगर इसी वेक्टर में मैं ए को तो बना देता ऐसे और बी को बना देता इतना सा, तो अब देखो दोनों की लेंथ अलग अलग है, इसका मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर अपोजिट वेक्टर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, अलग अलग। ठीक है समझ में। एक और एग्जांपल देखो कि जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं कि ये कोई ए वेक्टर है और ये है भाई फोर्स है 5 न्यूटन और ये किस तरफ लग रही है, ईस्ट की तरफ। ये कोई बी वेक्टर है, ये फोर्स है 5 न्यूटन और ये लग रही है वेस्ट की तरफ। तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग। तो हम कह सकते हैं कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग। तो इस केस में ए वेक्टर अपोजिट वेक्टर होगा किसका, बी वेक्टर का। समझ में आ रही है, तीनों के समझ में आ रहे हैं। एक वही फोर्थ एग्जांपल, ठीक है, कि ए वेक्टर है, ये है 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ, और बी वेक्टर है, ये है 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की तरफ। तो बताओ क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर अपोजिट वेक्टर होंगे, नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों की यूनिट कैसी है, अलग अलग। बात में आ रही है बच्चों, ठीक है। अब एक और चीज देखो, मैंने यहां पर इक्वल वेक्टर में एक नोट डाल रखा है कि अ वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस और शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। एक वेक्टर को अपन क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। समझो देखो, जैसे क्या हुआ कि ये कोई वेक्टर है हमारे पास ए, ठीक है, तो मैं इस ए वेक्टर को जिधर चाहूं उधर पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं। मतलब मैं इस ए वेक्टर को यहां से खिसका के यहां पर भी ड्रॉ कर सकता हूं, मैं इसे यहां से खिसका के नीचे भी ड्रॉ कर सकता हूं, मैं इसे जहां चाहूं उधर इसे पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ जो है वो इतनी ही रहनी चाहिए। जैसे देखो कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट पे सपोज करो मैंने कोई वेक्टर ड्रॉ कर दिया यहां पर, ये कोई एंगल है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये वेक्टर का क्या है, क्या सिस्टम है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। तो मैं क्या कर सकता हूं, पैरेलल शिफ्टिंग का यूज करके इस वेक्टर को यहां से यहां पर शिफ्ट कर सकता हूं ओरिजिन पर, ठीक है, इसे इधर शिफ्ट कर सकता हूं। मैं चाहूं तो इसे इधर इधर ही पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं, ठीक है, ऊपर भी कर सकता हूं, जहां चाहूं उसको उस तरफ इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं। बस इसका मैग्नीट्यूड मुझे कैसा रखना है, सेम रखना है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो हमने ये वाला पॉइंट जो है यहां पर ये समझाया कि एक वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। अब देखो अपना नेक्स्ट वेक्टर देखते हैं। अगला है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो सेम लाइन पर आते हैं, सेम लाइन पर, ठीक है। जैसे ये कोई हमने एक लाइन मान लिया और इस पर एक ये वेक्टर है ए और एक ये वेक्टर है बी, तो दोनों सेम लाइन पर आ रहे हैं, सेम पर, तो इनको अपन बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। ये क्या कहलाते हैं बच्चों, अच्छा। कोलिनियर वेक्टर में ये ध्यान रखना है कि कोलिनियर वेक्टर में ये जरूरी नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड कैसा हो, बराबर, मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अलग अलग लेंथ भी हो सकती है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर ये सेम लाइन पर दोनों है तो हम इसको क्या है, कोलिनियर वेक्टर ही मानेंगे। ऐसे ही बच्चों एक वेक्टर और होते हैं, यहां समझा देता हूं साइड में। एक वेक्टर होते हैं इनको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या है कि जैसे ये कोई वेक्टर है, जैसे ये कोई वेक्टर है ए और ये कोई वेक्टर है बी, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं पैरेलल वेक्टर के। हम कहेंगे कि भाई ए वेक्टर पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के, और इसमें भी मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसे ही ये कोई वेक्टर है ए
ठीक है, और ये कोई वेक्टर है बी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनको बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। ये पैरेलल वेक्टर और ये कहलाते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, और ये एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है बच्चों, अच्छा आगे देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। कोप्लेनर वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जो सेम प्लेन में लाई करते हैं, सेम प्लेन में। ठीक है, जैसे कि अपन जानते हैं, जैसे क्या होगा बच्चों कि हमारे पास प्लेन पता ना सभी को, किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर को प्लेन कहते हैं। जैसे ये बोर्ड है, अब बोर्ड की क्या है, एक लेंथ है और एक क्या है, ब्रेथ है, तो इसकी 2 डायमेंशन हो गई, एक लेंथ और एक क्या हो गई, ब्रेथ। तो हम कहेंगे कि भाई बोर्ड क्या है, एक प्लेन है। तो अगर कभी भी 2 वेक्टर सेम प्लेन में लाई करें, सेम प्लेन में, ठीक है, तो उनको अपन बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। और हमें ये याद रखना है कि 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। कोई भी 2 वेक्टर ले लो, ये कोई 2 वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, 2 वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं, इसलिए 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। लेकिन 3 वेक्टर, कोई भी 3 वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मतलब हो भी सकता है कि तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करें, और ये भी हो सकता है कि तीनों वेक्टर सेम प्लेन में लाई ना करें। जैसे मैंने यहां पर एक और वेक्टर बना दिया सी, अब मैंने तीनों बोर्ड बना दिए, तो मैंने कहा कि भाई ए बी और सी तीनों कैसे हैं, कोप्लेनर वेक्टर है। लेकिन मैं ऐसा बनाता कि ये तो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, लेकिन मैं कहता हूं कि बच्चों ये बाहर की तरफ सी वेक्टर है, आउटवर्ड्स। ये बाहर की तरफ कैसा है, सी वेक्टर। मतलब ऐसे है, ये एक वेक्टर, ये ऊपर दूसरा वेक्टर, और ये बाहर की तरफ तीसरा वेक्टर, ऐसे परपेंडिकुलर तीनों। तो अब ये तीनों वेक्टर, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो, या फिर इसको ए मान लो, इसको बी और इसको मान लो सी। तो इस कंडीशन में ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर नहीं है, क्योंकि कोप्लेनर वेक्टर के लिए अगर ये ऐसे होते, ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने को ऐसे बोर्ड पर लगा था, तीनों से टच हो जाते, तो मैं कह सकता था कि तीनों वेक्टर कैसे वेक्टर हैं, कोप्लेनर। तो कोप्लेनर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो सेम प्लेन में लाए करते हैं। 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, लेकिन 3 वेक्टर प्लेनर हो भी सकते हैं और कोप्लेनर नहीं भी हो सकते। ठीक है, इसको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह अपन याद रखेंगे। अगला देखो बेटा, अगला है कॉन्करेंट वेक्टर्स। अगला क्या है, कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका या तो लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, या फिर जो वेक्टर सेम पॉइंट की तरफ जाएं, ठीक है, उनको अपन बोलते हैं कॉन्करेंट वेक्टर्स। जैसे समझो, देखो ऐसे वेक्टर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट एट सेम पॉइंट, यहां पर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट पर मिलने वाले वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कि ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ये कोई वेक्टर है बी वेक्टर, और सपोज करो ये कोई वेक्टर है सी वेक्टर। अब मैं तीनों के क्या करूं, तीनों को ऐसे पीछे तरफ बढ़ा दूं। ठीक है, इसको अपन ये सपोज करो जैसे सी वेक्टर यहां पर है, ये सी वेक्टर। अब मैं तीनों वेक्टर्स को क्या करूं, पीछे तरफ बढ़ा दूं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन। तो ये लाइन ऑफ एक्शन जो है ये क्या कर रही है, तीनों की इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाले पर। तो हम कहेंगे कि ए बी और सी तीनों कैसे वेक्टर हैं, कॉन्करेंट वेक्टर है। और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, हाँ एक और तरीके से हो सकते हैं भाई, ये एक और तरीके हो सकते हैं कि जैसे ये कोई पॉइंट है और इस पे वेक्टर इस तरीके से हो, सब वेक्टर्स इस पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हो, तो ये सारे वेक्टर्स भी क्या है, कॉन्करेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे होता ना जैसे कि भाई कि कोई लड़की गिर गई, तो लड़की के गिरते क्या सब लड़के आगे इकट्ठे हो जाएंगे उठाने के लिए। लड़का गिर गया कोई टेंशन नहीं है, लड़का गिरा पड़ा हुआ है, सब देख रहे हैं और निकल के जा रहे हैं। लेकिन लड़की गिर गई तो अड़ोस पड़ोस वाले, रिक्शा वाला, टेम्पो वाला सब आ जाएंगे उसको उठाने के लिए, सब तो सब उस लड़की की तरफ मूव कर रहे हैं, उस लड़की की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, उसको पकड़ना चाह रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, तो वो जो है, वो जो एग्जांपल है वो किसको सेट करेगा, अपने को कॉन्करेंट वेक्टर को सेट करेगा। ठीक है, क्योंकि सब एक पॉइंट की तरफ भाग रहे हैं। बात समझ आ गई बच्चों, कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है।
ठीक है। अगला बेटा पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, कोई भी ऐसे वेक्टर जिनका क्या हो, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, या फिर जिनका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की मतलब इस जगह पर ये वेक्टर अप्लाई हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं पोलर वेक्टर। जैसे कि सपोज करो ये कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है और मैं कहूं कि इस बॉक्स पे यहां एक फोर्स लग रही है, यहां पर इस जगह पे एक फोर्स लग रही है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। तो ये जो वेक्टर है एफ, ठीक है, ये जो वेक्टर मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये क्या हो जाएगा, एक पोलर वेक्टर हो जाएगा। और पोलर वेक्टर में हमको याद रखना है कि पोलर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। मतलब इसकी जो लेंथ है, इस वेक्टर की जो लेंथ है वो इसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, जितना इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो वेक्टर की लेंथ भी कैसी हो जाएगी, ज्यादा। और इसका मैग्नीट्यूड कम होगा तो वेक्टर की लेंथ भी कैसी होगी, कम। या फिर अपन स्केल मान के भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे एग्जांपल होता है इसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब इसी के एग्जांपल है पोलर वेक्टर के। ठीक है, ये जनरली स्ट्रेट लाइन पे अप्लाई होते हैं। अच्छा एक और चीज देखो, अगला जो वेक्टर है वो है एक्सेल वेक्टर। एक्सेल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो सर्कुलर मोशन को या रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कुलर मोशन को या फिर रोटेशनल मोशन, लिखा हुआ ना यूज्ड इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये मैंने एक बना रखा है, एक सर्कल बना रखा है, तो इसमें जो मैंने वेक्टर बना रखा है बीच में, ठीक है, ये कौन सा वेक्टर है, एक्सेल वेक्टर है, क्योंकि ये हमेशा एक्सिस के अलॉन्ग लगते हैं। एक्सिस के अलॉन्ग, या तो ऊपर या एक्सिस के अलॉन्ग नीचे। ठीक है, क्योंकि एक्सिस के अलॉन्ग लगते हैं इनको, इसलिए इनको कहा जाता है एक्सियल वेक्टर। जैसे अपन क्या करते हैं कि भाई हम मान लेते हैं कि ये कोई लड़का है जो एक बॉल को घुमा रहा है, या फिर एक पत्थर इसको घुमा रहा है, तो इस पत्थर को घुमा रहा है ये। ठीक है, अब ये पत्थर थोड़ी देर बाद यहां से चल के इस जगह पे पहुंच गया, ये यहां आ गया, यहां पे। तो ये जो इसने थीटा कवर किया है, ये इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को बताएगा कि भाई इसने इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो मैंने इस वर्ड बोला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा बेटा, एक एक्सियल वेक्टर। कोई भी ऐसा वर्ड है ना जिसमें एंगुलर वर्ड आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर एक होता है टॉर्क, ठीक है, एक होता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो एंगुलर वाले वर्ड होते हैं ना, एंगुलर वाले, ये सब किसको, इनको कौन रिप्रेजेंट करता है, एक्सेल वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एक्सेल वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए अपन राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड थंब रूल, जैसे ये ऐसे जा रहा है, ये पत्थर यहां से इस तरफ जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को ऐसे रखेंगे और इस तरफ इसको मूव करेंगे, तो जो हमारा जो थंब है वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक्सेल वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे ये पत्थर ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ठीक है, यो, तो मैं क्या करूंगा, फिंगर्स को तो इसके रोटेशन की तरफ करूंगा, और मेरा थंब जिस तरफ जा रहा है, थंब कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन कहां हो जाएगी, ऊपर। अगर ये ऐसे घूम रहा होता तो मैं इस तरफ अपनी फिंगर्स को करता, तो मेरा थंब कहां जाता, नीचे, तो एक्सेल वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाती, नीचे। ठीक है, यहां पर भी मैंने एक नोट डाल रखा है, क्या डाल रखा है, एंगल इज टेकन बाय जॉइनिंग टेल टू टेल। इसको समझ लेते हैं। जैसे क्या हुआ कि दो वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है ए और ये कोई वेक्टर है बी। अब सपोज करो ए और बी वेक्टर के बीच में यहां पर जो एंगल है वो है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो बाकी का एंगल कितना हो जाएगा, 300 डिग्री। अब मुझसे पूछा जाए कि बता भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल लेना है, ये बड़ा वाला या फिर छोटा वाला। तो बच्चों हमें याद रखना है कि हमेशा जो एंगल लेना है, हमेशा वो कौन सा वाला लेना है, छोटा वाला लेना है। और या फिर वो एंगल लेना है जो टेल से टेल को मिलाने पर आए, या तो टेल से टेल को मिलाने पर, या फिर हेड को हेड से मिलाने पर आए। ठीक, जैसे इसका भी एग्जांपल बताता हूं। जैसे ये क्या हुआ कि ये कोई वेक्टर है ए, और सपोज करो ये अपने पास कोई वेक्टर है इधर, ये कोई वेक्टर है बी। ठीक है, ये दो वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में जो यहां पर जो एंगल है ये मान लेते हैं अपन 120 डिग्री है।
तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 240 डिग्री। अब मैं तुमसे पूछूं, बताओ बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितने का एंगल है? ठीक है, तो याद रखना, या तो इनको टेल से टेल मिलाओ या इनको हेड से हेड मिलाओ। अब एक का तो हेड इधर है और एक का हेड इधर है, तो हमें याद आया कि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। तो मैं इस वेक्टर को क्या करूंगा, आगे बढ़ा दूंगा, और जैसे ही मैं इस वेक्टर को क्या करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा और यहां ले आऊंगा, यहां पर। तो अब जो ये वेक्टर बनेगा, ये अब ये वी वेक्टर यहां से यहां आ गया, मतलब वी वेक्टर यहां पहुंच गया भाई, हमने पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कर दी, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिया। तो अब जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच, अब जो ये वाला एंगल बनेगा, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल माना जाएगा। या तो हेड से हेड मिलाओ या टेल से टेल मिलाओ, और उनको मिलाने के बाद जो छोटा एंगल बनता है, उस छोटे एंगल को अपन कंसीडर करते हैं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है। अगला देखो बेटा, अगला जो वेक्टर है वो है यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका? 1। ठीक है, मतलब एक मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि भाई वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स की तरफ, वाई की तरफ, जेड की तरफ। जिस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक और चीज याद रखनी है जो मैं लिख रखी है कि यूनिट वेक्टर कैसा होता है, यूनिटलेस होता है, मतलब इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, और डायरेक्शनलेस होता है, मतलब इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, देखो ये डायरेक्शनलेस नहीं बेटा, ये डायमेंशन होगा यहां पर। ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन नहीं होगा, ये होगा डायमेंशन, क्योंकि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन तो होती है, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट ही करता है ये। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिटी, मतलब कितना होता है 1। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। ठीक है, और ये कैसा होता है, यूनिटलेस या फिर डायमेंशनलेस। अब समझते हैं, देखो इसको, यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर क्या है बच्चों, कि अगर मैंने कोई वेक्टर बनाया, कोई भी वेक्टर मैंने ले लिया, अब मुझे उस वेक्टर की डायरेक्शन दिखानी है कि भाई इस वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करता हूं मैं, यूनिट वेक्टर का प्रयोग करूंगा, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करूंगा। अब इसको निकालते कैसे, देखो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैप से। किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगा के अपन क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर है, ए के ऊपर कैप लगा दिया, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं कि ए कैप बराबर क्या बच्चों, कोई भी वेक्टर और उसमें डिवाइड दे दो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड दे दो। ठीक है, तो जो वेक्टर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, यूनिट वेक्टर। अब क्यों निकल के आया, देखो हमें पता है कि ये जो वेक्टर है, एक वेक्टर में दो चीजें छुपी होती हैं, मैग्नीट्यूड और क्या है, डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कैंसिल। मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सिर्फ क्या बचेगी, डायरेक्शन। इसलिए यूनिट वेक्टर क्या करते हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। बस सही। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में यूनिट वेक्टर को समझना चाहें, तो जैसे हमने ये 3 कोऑर्डिनेट बना दिए, ये x, ये y, और ये इधर बाहर की तरफ क्या हो गया, z। ये z बाहर की तरफ है, बाहर की मतलब परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। अपन रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं नीचे की तरफ, लेकिन एक्चुअल में होता कहां है, बाहर की तरफ। ठीक है, जैसे इधर x, इधर y, और इधर बाहर की तरफ क्या होगा, z। बाहर की तरफ भी हो सकता है, अंदर की तरफ भी हो सकता है। अंदर की तरफ होगा तो माइनस में होगा, बाहर की तरफ होगा तो प्लस में होगा। ठीक है, तो ये हमने 3 रिप्रेजेंट कर दिए। अपन क्या करते हैं कि जो x डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में अपन यूनिट वेक्टर लेते हैं i। क्या लेते हैं, i कैप। कि i कैप किस में, i कैप इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है, y की तरफ जो अपन यूनिट वेक्टर लेते हैं वो लेते हैं अपन j कैप, j कैप इन पॉजिटिव y डायरेक्शन। और z की तरफ अपन जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो लेते हैं अपन k कैप, k कैप इन पॉजिटिव z डायरेक्शन। ठीक है, और एक और तरीके से इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई कहीं पर कोई व्यक्ति गया है, प्लस 3 मीटर गया है। ठीक है, ये गया प्लस 3 मीटर पॉजिटिव x की तरफ। कोई व्यक्ति, अपन डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, प्लस 3 मीटर है किस तरफ, पॉजिटिव x की तरफ। या फिर अपन कह सकते हैं कि किसी का डिस्प्लेसमेंट है प्लस y, वो प्लस 5 मीटर किस तरफ है, प्लस y डायरेक्शन में।
ठीक है, ये कोई हमने दो वेक्टर लिख दिए, +3 मीटर प्लस x में +5 मीटर +5 में। तो देखो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है x और y, और ये नीचे तरफ कौन सा है, z। अब मैंने बताया था यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। और किसी भी वेक्टर को ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में तोड़ा जा सकता है, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में तोड़ा जा सकता है। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। और मैंने तो अभी बताया कि s की तरफ यूनिट वेक्टर कितना है, i। s की तरफ यूनिट वेक्टर कितना है, i। इसका मतलब i कैप का मैग्नीट्यूड, j कैप का मैग्नीट्यूड और k कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। तो मैं क्या करता हूं, इसे एक्स एक्सिस को एक एक से होता है ना अपना जो ग्राफ में जो स्केल होते हैं, उसमें अपन 1-1 सेंटीमीटर पे से तोड़ लेते हैं, स्केल ले लेंगे और 1-1 सेंटीमीटर तोड़ लेंगे। तो ये 1 सेंटीमीटर मतलब i का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 1। j का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 1। और k का मैग्नीट्यूड भी कितना है बच्चों, 1। तो जैसे मुझे यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर i। फिर मुझे एक और 1 रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लिख दूंगा, दूसरा i। फिर मुझे एक और 1 रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लिख दूंगा, तीसरा i। तो अब इसने कहा है कि +3 मीटर, ठीक है, या फिर प्लस को हटा दो, बताइए 3 मीटर गया किस तरफ, +x की तरफ। ठीक है, प्लस को हटा दो, प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 मीटर गया किस तरफ, +x की तरफ। तो अपन कह सकते हैं कि भाई 3 मीटर गया किस तरफ, x तरफ, और x की तरफ क्या होता है, i कैप। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये गया है 3i कैप। ठीक है, अपन इसको लिख देंगे, ठीक है, 3i कैप। ऐसे अपन इसको लिख देंगे 3j कैप। ठीक है, हमने इसको तोड़ दिया यहां पर, ये 1 सेंटीमीटर j कैप, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में तोड़ा जा सकता है और इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर x की तरफ जा रहा है तो पीछे i कैप लगा देते हैं, y की तरफ जा रहा है तो पीछे j कैप लगा देते हैं, और z की तरफ जा रहा है तो पीछे k कैप लगा देते हैं। और याद रखना यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये इसका फॉर्मूला है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्या निकल के आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। ये यूनिटलेस होता है, कैसा होता है, डायमेंशनलेस होता है। और ये आज का अपना लास्ट वेक्टर है बच्चों, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर जैसे दिखाई दे रहा है नल वेक्टर, या फिर जीरो वेक्टर, जीरो, ये गलत लिख गया, जीरो, ZER, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर बच्चों उसको वेक्टर को बोलते हैं जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो, 0। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो, 0। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 0 हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, समझो। देखो एक चीज तुमको याद रखनी है बच्चों के, दो वेक्टर का, कोई भी दो वेक्टर है, अगर मैं उनको ऐड करूं या उनको सब्ट्रैक्ट करूं तो हमेशा मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। दो वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे हमेशा क्या मिलेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। समझ आई? ठीक है, अब जैसे मेरे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, अब ये ए वेक्टर इस तरफ जा रहा है और एक वेक्टर है बी वेक्टर जो इस तरफ जा रहा है। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि भाई अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो कितना आएगा। ए वेक्टर इस तरफ जा रहा है और बी वेक्टर इस तरफ जा रहा है और मैं देखना चाह रहा हूं कि दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा। ठीक है, तो ये ए वेक्टर है, इस तरफ जा रहा है, और बी वेक्टर इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो भाई अपन क्या सिंबल लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, हमें पता है। ठीक है, हम ऐड कर रहे हैं दो वेक्टरों को, और मैंने भी बताया कि दो वेक्टर का एडिशन हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो मैंने यहां पे माइनस लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन के लिए। अब हमें पता है कि एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों का अगर हम मान रहे हैं मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट वेक्टर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि जो बी वेक्टर है, ठीक है, वो बराबर होगा किसके, माइनस ए वेक्टर के, अपोजिट वेक्टर है। तो अब मैं यहां पे पुट कर देता हूं भाई। ठीक है, तो मैंने यहां पुट कर दिया ए वेक्टर प्लस, और यहां पे मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस ए वेक्टर। अगर मैंने को सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 0। 0 नहीं आएगा, क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा। क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा। इसी को बोलते हैं नल वेक्टर। क्या बोलते हैं इसी को बच्चों, नल वेक्टर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। जैसे ये कोई बॉक्स है, इस पे इधर फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, और इस पे इस तरफ भी फोर्स लग रही है कितनी, 10 न्यूटन। और अगर मैं इनका वेक्टर एडिशन निकालूं कि भाई इनको मैं बताऊं कि रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी इनको ऐड करने पर, तो वो कितनी आएगी, 0। तो वो 0 नहीं आएगी, वो आएगी 0 वेक्टर। कितनी आएगी वो, 0 वेक्टर या फिर नल वेक्टर। ठीक है,
तो ये नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब जब इनको अपन एक दूसरे से कैंसिल ही कर देंगे तो यहां पर क्या बचेगा, खाली एक डॉट बच जाएगा। अब डॉट की तो भाई क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो जो याद रखना कि नल वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन अपन ले सकते हैं, इसकी आर्बिट्री डायरेक्शन होती है, मतलब हम कोई भी डायरेक्शन जो चाहे वो ले सकते हैं किसी भी तरफ। क्लियर है बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा हूं तुम्हारे लिए, बताना मुझे तुम कि कोई ए वेक्टर है, ठीक है, जो है 10 मीटर पर, या फिर ऐसा करते हैं, कोई ए वेक्टर है जो है 10 न्यूटन ईस्ट, ठीक है, और कोई बी वेक्टर है जो है 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। तो तुम्हें मुझे ये बताना है कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, क्या ये नेगेटिव वेक्टर होंगे या फिर नहीं होंगे। तो तुम्हें अपना जो आंसर है वो यस या नो में कमेंट करना है, यस या फिर नो में, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अपोजिट वेक्टर होंगे या फिर नहीं होंगे। क्लियर बच्चों, ठीक है। तो आज की वीडियो अपन यहीं खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि भाई पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे कोर्स के, ठीक है, ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। थैंक यू।